ओके बच्चों, तो हमने कल फिजिक्स के चैप्टर 1 में पढ़ा था कुछ चीज़ें, उसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने दो चीज़ पढ़ी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या स्टेट होता है। तो हमने ये देखा था कि उस ऑब्जेक्ट का स्टेट या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। ठीक है, इसके थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ही नहीं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा राज ये है कि आप अपना जो ये खगोल मंडल है, जो अपना यूनिवर्स है, इसमें आप देखिए तो क्या है कि हर ग्रह जो है, एवरी प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अदर प्लैनेट। ठीक है, जैसे सन की बात करें तो सन जो है उसके चारों तरफ बाकी जितने प्लैनेट हैं इंक्लूडिंग हमारा अर्थ, ये सब उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब जिस धरती पे हम खड़े हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि हम रेस्ट में हैं, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, तो हमको क्या कहोगे आप? क्या सर यू आर इन रेस्ट? बट फैक्ट क्या है कि जिस लेवल पे, जिस चीज़ पे मैं खड़ा हूँ वो तो मूव कर रहा है। अरे विद मी कि जो धरती है वो तो मूव कर रही है। तो इन फैक्ट आई एम नॉट इन रेस्ट बट एट प्रेजेंट इन कंपेरिजन ऑफ द सराउंडिंग्स। अपने चारों तरफ जो माहौल है, जो वातावरण है, जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे बोर्ड है, ये दीवारें हैं, ये रूम है, तो ये कमरा है, तो इसके सराउंडिंग के सापेक्ष में अगर हम देखते हैं तो हम रेस्ट में हैं, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं चुपचाप। ठीक है, और मोशन में कब कहेंगे? अब हम यहाँ से इस एंड से, अभी इस एंड पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ मैं रेस्ट में हूँ, यहाँ से इधर आया तो मैं मोशन में हूँ, इस एंड में आ गया, यहाँ से फिर इस एंड में गया तो मोशन में आ गया, यहाँ से मैं इस एंड में गया तो मोशन में आ गया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस धरती पे जो है, वो उसकी क्या दो स्थितियाँ हो सकती हैं। स्टेट की अगर बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में है वो दो ही स्थिति में होगा, चाहे वो रेस्ट में होगा चाहे वो मोशन में होगा। केमिस्ट्री में आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि जितने भी मैटर हैं इस यूनिवर्स में वो सब 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो मैटर की स्टेट क्या थी कि या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे, या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे, या तो गैसियस फॉर्म में होंगे। तो वैसे ही अगर हम फिजिकल कंडीशन के बारे में बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट 2 स्टेट में होगा, या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं रेस्ट में हूँ लेकिन मेरा हाथ जो है ये मोशन में है। ठीक है, तो इन कंपेरिजन या इन विथ रेस्पेक्ट टू माई बॉडी माई हैंड इज इन मोशन। ठीक है, वेयर एज माई बॉडी इज इन रेस्ट। तो अब ये रेस्ट और मोशन का कहानी क्लियर हो गया। हमको लग रहा है इससे ज़्यादा की अब आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली रेस्ट और मोशन है क्या। पिछले वीडियो में भी हमने बहुत डिटेल में बताया था, काफ़ी उसके रिलेटेड जो है थोड़ा एनिमेशन भी डाला था, तो उससे आपको समझ में आ गया होगा। आज थोड़ा सा उसमें और एडअप कर दिया कि इस दुनिया में जितनी चीज़ें सभी मूव कर रही हैं, क्योंकि हमारी धरती जिस पे हम खड़े रहते हैं वो खुद ही मूव कर रही है। ठीक है, तो अब हम बोलते हैं कि ये मूवमेंट जो है, ये जो हमारा मोशन जो है वो है कितने तरह का, ये चर्चा करने की आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी मोशन हैं, जो हमने बात किया कि हर चीज़, हर धरती पे जो भी चीज़ है वो मूव कर रही है, तो आखिर ये मोशन कितने तरह का हो सकता है, इसको हम जानने की चर्चा करेंगे। और उसके लिए हमने आपको क्या कहा कि पहले तो यह, जैसे यहाँ से हम चल रहे हैं, आप घर से स्कूल आ रहे हैं, तो आप रोड से चलते हुए हमारे स्कूल तक पहुँच रहे हैं, तो आप एक सीधी लाइन में, मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो लाइन कभी स्ट्रेट होती नहीं है, थोड़ा आगे पीछे दाहिने बाएं तो हो ही सकता है, लेकिन फिर भी उसको हम अज्यूम करते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो उस तरह का मोशन जो होता है, जो घर से आप स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, घर से बाज़ार जाते हैं, तो ये सब मोशन को हम स्ट्रेट मोशन में काउंट करते हैं। तो ये बच्चों क्लियर होगा कि स्ट्रेट मोशन हम किसको कहेंगे। हमको लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों, तो आगे हम पढ़ते हैं और वो पढ़ गए कि स्ट्रेट मोशन हमने क्लियर कर लिया कि जो हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं, उसको हम स्ट्रेट मोशन कह लेते हैं। तो अब दूसरा मोशन क्या होगा? मान लीजिए कि आप जो है एक पार्क है, ठीक है,
आपके घर के आसपास एक पार्क है जो राउंड शेप में है, ठीक है, और इसमें आप जो है चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वॉकिंग कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं। तो ये जो आपका मोशन होगा, ये जो वॉकिंग के लिए आपका मोशन होगा, वो किस तरह का मोशन होगा बच्चों? तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन, बिकॉज हम एक सर्किल में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। इसके बारे में थोड़ी चर्चा आगे चल के और चेक करेंगे। जो दूसरा हम पढ़ लेते हैं, दूसरा है रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब आपके पास घड़ी है, मेरे पास भी घड़ी है। इस घड़ी में देखिए इसकी सुइयां जो चल रही हैं, या आपके कमरे में पंखा लगा हुआ है, पंखा चल रहा है, इनका मोशन क्या है? इस तरह के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे पैदा करें, कैसे हम समझाएं लोगों को? तो हम ये बात करेंगे कि जैसे ये सर्कुलर मोशन में हम चल रहे थे, तो इस मोशन का सेंटर क्या था? जो ये फील्ड का सेंटर था, ठीक है। ये जो फील्ड का सेंटर था वो इस सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर था, मतलब इसका खुद का सेंटर नहीं था, किसी और के सेंटर के अराउंड ये घूम रहा था, तो उसको हम कह रहे थे सर्कुलर मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन में क्या हो गया? अब यहाँ पे आपका पंखा है, ठीक है बच्चों। अब ये घूम रहा है ऐसे, ये इसका पंखा का डायना ये घूम रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये अपने एक्सिस पे ही ये घूम रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है। जैसे हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के दो तरह के मूवमेंट होते हैं। अगर आपने पिछले क्लास में पढ़ा है ध्यान से तो आपको याद होगा कि दो तरह के मोशन अर्थ के कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है कि वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है खुद, ठीक है, अपनी धरती जो है अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है। और दूसरा मोशन क्या होता है कि ये जो अर्थ हमारा प्लेनेट है वो सन के अराउंड घूमता है। तो सन के अराउंड घूमता है मतलब क्या है कि इसका सेंटर अलग हो गया, ठीक है। तो जो दूसरे सेंटर के अराउंड घूम रहा है उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और जो खुद के अराउंड में घूम रहा है उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मूवमेंट। इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, मेरे को भरोसा है कि अब ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके लिए आपको कीवर्ड क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, द अराउंड वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अबाउट इट्स ओन एक्सिस होगा तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर रोटेशनल मूवमेंट। और जब ये किसी और के एक्सिस के अराउंड घूमेगा, वहाँ वर्ड यूज होगा अराउंड, तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आपका स्ट्रेट मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मूवमेंट हो गया, मोशन हो गया। अब आते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन पे, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बच्चों? अब आप देखते हैं पुरानी दीवार की घड़ी अगर होगी किसी के पास, उसमें एक पेंडुलम होता है जो इधर से इधर, इधर से उधर। सपोज ये यहाँ पे आपका पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है। कभी जो है ये इधर आता है, कभी जो है ये इधर जाता है, ठीक, ये वापस इधर आता है। तो ये ऐसे मोशन करेगा, फिर ये ऐसे मोशन करेगा, और ये सेंटर पे होगा। तो मीन पोजीशन से, ये बीच वाले पोजीशन से लेफ्ट और राइट ये जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। एक और इसका टर्म क्या है? वाइब्रेटरी, ठीक है, ये होता है मोशन, ठीक है। ये वाइब्रेटरी मोशन कहाँ होता है? तो किसी भी मैटर में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के अराउंड जो वाइब्रेट करते हैं, अपने एक्सिस के इधर उधर जो वाइब्रेट करते हैं उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया बच्चों? ओके। अब आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका? कॉम्बिनेशन है सर्कुलर और रोटेशनल मूवमेंट का। तो क्या आपको एक एग्जांपल बता सकते हैं जो जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट में ये दोनों तरह के मूवमेंट हो? ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, फिर से याद दिलाता हूँ कि हमने एक एग्जांपल दिया था आपको, आपके प्लेनेट जो अर्थ है जिस पे आप रहते हैं, कि ये अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमती है। तो एक्सिस के अबाउट जब घूमती है बच्चों, तो उसमें क्या डिफरेंसेज आता है हमारे एनवायरनमेंट में? तो वी आर क्रिएटिंग आवर
डे एंड नाइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ आपका सूरज है, यहाँ आपका ये मान लीजिए अर्थ है, तो इधर इस पोर्शन में जो भी ये जो पोर्शन है, जो इधर जो भी कंट्रीज होंगी, यहाँ पे क्या होगा, ये सन रेज पड़ती रहेगी, तो ये हो जाएगा आपका डे, और बाकी इधर क्या होगा, सन रेज पड़ेगा क्या बच्चों? नहीं पड़ेगा ना, तो इधर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका नाइट। ठीक है, ये हो गया एट ए गिवन टाइम। अब मान लीजिए ये अर्थ तो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, एक्सिस पे भी घूम रही है, तो अब यहाँ मान लीजिए आपका से फॉर इंस्टेंस दिस इज इंडिया। ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, अब ये घूमते घूमते ये वाला पोर्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस समय जब था तो वहाँ पे इंडिया में क्या था, रात था, तो इधर कहीं अमेरिका होगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा दिन। अब ये रोटेट करके जब अपने एक्सिस पे जब ये पोर्शन इंडिया वाला इधर आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ दिन हो जाएगा, और अमेरिका कहाँ चला जाएगा, अब इधर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगी रात। ठीक है, तो ये जो अपने एक्सिस के अबाउट जब अर्थ घूमता है तो हमें क्या चेंजेस मिलते हैं, वी आर गेटिंग आवर डे एंड नाइट। सपोज करो बच्चों ये मूवमेंट अगर ना होता तो क्या होता, ये जो पोर्शन होता जो सन के सामने होता वो पूरा हीटअप हो जाता, और हो सकता था कि ये मेल्ट भी हो जाता, ख़त्म ही हो जाता, और ये पोर्शन चूँकि यहाँ पे सनलाइट पहुँचती नहीं तो ये फ्रीज हो जाता, जैसा कि हमारे पोल्स पे होता है। यहाँ जो पोर्शन है और यहाँ जो पोर्शन है, यहाँ पे अक्सर क्यों हम कहते हैं कि यहाँ 6 महीने में 6 महीने लंबी दिन और 6 महीने लंबे रातें हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो पड़ती है वो स्लैंट पड़ती है, तिरछी पड़ती है, और उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो यहाँ वाला पोर्शन हीटअप ही नहीं हो पाता, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, बहुत कम हीट हो पाता है। तो इस तरह से इस पे धरती पे के रोटेशनल मूवमेंट का असर होता है कि हमें दिन और रात मिलता है। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, तो अब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो होता है, रिवोल्यूशन जो होता है, ठीक है, सॉरी सर्कुलर मोशन जो होता है वो क्या होगा, रोटेशनल मूवमेंट तो ये होगा कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूम रही है तो हमें डे एंड नाइट मिल गया। अब जो अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमेगी, इसको अब एक बार देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया, मान लीजिए ये है आपका सन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सन हो गया, ये हो गया हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, कभी ये नज़दीक आएगा, कभी, क्योंकि ये तो एलिप्टिकल मूवमेंट होता है ना, अगर आपको याद होगा तो इसका जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये पाथ जो एलिप्टिकल होता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि एक गिवन टाइम में ये सूरज से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ जब आएगा तो क्या होगा, सूरज की दूरी इससे कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? यहाँ पे आएगा तो ये अंडाकार होता है, एलिप्टिकल बोलते हैं, तो यहाँ पे दूरी देख रहे हैं, इसके सेंटर, ये तो सर्किल है, तो इसके आउटर सरफेस से इसकी डिस्टेंस ये वाली जो है ये कम है या ये वाली कम है? नेचुरली अगर इसको डिस्टेंस को ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक है, तो अब बी के जगह पे जब अर्थ रहेगा यहाँ पे, तो ये सन रेज को यहाँ से ट्रेवल करके इतनी दूर जाना पड़ेगा, तो यहाँ हीट क्या होगा, कम पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये बहुत नज़दीक हो गया सन के, तो यहाँ पे हीट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे जब हमारी अर्थ आएगी तो यहाँ पे कौन सा सीजन आ जाएगा, बोलिए बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा समर सीजन, और यहाँ पे रहेगा तो वी कैन फील दैट इज विंटर सीजन। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सीजन भी होते हैं ढेर सारे, जो आप सोशल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल मिस्टर सुनील सर पढ़ाएंगे आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमें क्या समझना है कि ये जो अर्थ का जो रोटेशन होता है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ द सन, देन दैट ड्यू टू दैट रोटेशन वी आर गेटिंग द वेरियस सीजन्स। ठीक है, क्या हमें मिलता है, सीजन्स मिलता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो रोटेशनल मूवमेंट से हमें सीजन मिलता है, सर्कुलर मोशन
सॉरी रोटेशनल मूवमेंट से हमें क्या मिला था, रोटेशनल मूवमेंट से हमें डे एंड नाइट मिला था, और सर्कुलर मोशन से हमें क्या मिला था, सीजन मिला था। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई। एक बार और समझ लीजिए कि सर्कुलर मोशन जब बात आएगी तो इसका सेंटर क्या होगा, अदर्स सेंटर, ठीक है, अदर्स सेंटर, इसका खुद के सेंटर पे नहीं होगा। जबकि रोटेशनल अगर होगा तो इसके खुद के सेंटर पे घूमेगा। अगर सन यहाँ पे घूम रहा है तो ये रोटेशनल होगा, और इसके चारों तरफ घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन होगा। क्लियर हो गया। तो अब अर्थ जो है ये सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, या कोई भी आपका दोस्त मित्र या कोई भी आपका भाई बंधु पूछ लेता है कि ऐसा कोई मोशन का एग्जाम्पल बताओ जिसमें ये रोटेशनल और सर्कुलर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो आप क्या बताएंगे कि अर्थ इज अ एग्जाम्पल, बेस्ट इज अ सुटेबल एग्जाम्पल अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। और इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे सेहत पे, तो वी आर गेटिंग डे एंड नाइट, वी आर गेटिंग वेरियस सीजन्स, तो ये होता है इसका असर। अब इतनी सारी चीज़ें तो हो गई टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। हमको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको हमने बता दिया है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पुट इट इन कमेंट बॉक्स, या फिर हम किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम लाइव क्लास कंडक्ट करें और उसमें डाउट सेशन केवल रखेंगे, तो उस दिन हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अब आते हैं मोशन का ही पार्ट है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये चीज़ और आज कवर कर देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको आगे फिर जब हम चलेंगे तो फिर हम स्पीड की बात करेंगे, फिर वेलोसिटी की बात करेंगे। बट आज एक चीज़ और क्लियर कर लेता हूँ मैं, जो इसी सबसे रिलेटेड है, दैट इज़ व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एंड व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर बच्चों। तो यूनिफॉर्म हम किसको कहेंगे, किसी भी मोशन को। मोशन क्या है, उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका डिस्टेंस और दूसरा फैक्टर क्या है, टाइम। ठीक है। तो अब अगर हम कहें कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यहां लिख लेते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है। एक फिनोमेना ये होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मान लीजिए पहले घंटे में अगर 10 किलोमीटर चल रहा है तो अगले 1 घंटे में भी 10 ही किलोमीटर चलेगा, उसके अगले 1 घंटे में ही अगर 10 ही किलोमीटर चल रहा है, मतलब क्या हुआ कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है किसमें, इन इक्वल टाइम। तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, कि ये ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है। और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, तो उसके लिए हम कहेंगे दो केस हो जाएंगे। पहला केस में क्या हो जाएगा कि इक्वल डिस्टेंस तो रखेंगे हम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस तो रखेंगे इन इनइक्वल इंटरवल इनइक्वल, यहाँ लिख लेते हैं इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों। इक्वल डिस्टेंस है लेकिन टाइम जो है इनइक्वल है। जैसे मैं बोलूं कि 10 किलोमीटर एक ऑब्जेक्ट था, एक बस है, ये कार है, 10 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, पहले घंटे में, लेकिन 10 ही किलोमीटर अगला 10 किलोमीटर वो चल रही है आधे घंटे में, या अगला 10 किलोमीटर चल रही है 2 घंटे में। तो टाइम तो इक्वल नहीं है, क्योंकि पहले वाले में 1 घंटा था, दूसरे वाले में आधा हो गया या 2 घंटे हो गए। तो ये डिसाइड करेगा कि या तो टाइम इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो तो टाइम अनइक्वल हो, या टाइम इक्वल हो तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए। तो यहाँ पे लिख लेंगे इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ हमें समझना, ये चीज़ और क्लियर कर लेना था। पहले चीज़ क्या थी कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, तो वहाँ पे बहुत आसान था कि जितना टाइम लग रहा है
उतना ही उस टाइम में अगर उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है जितना कि अगले इंटरवल ऑफ टाइम में, उतने इंटरवल टाइम में अगला डिस्टेंस, जैसा हमने एग्जांपल बताया था कि अगर पहले 1 घंटे में अगर एक कार जो है वो 40 किलोमीटर जा रही है तो अगले 1 घंटे में भी 40 किलोमीटर ही जा रही है, उसके अगले 1 घंटे में भी 40 ही किलोमीटर जा रही है, तो उसको कहेंगे द कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों। अनइक्वल इंटरवल, जैसे मैं बोलूँ कि पहले 1 घंटे में वो कार 40 किलोमीटर तो गई, लेकिन दूसरे 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चली गई। ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहें कि पहला 40 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए तो उसने 1 घंटे टाइम लिया, लेकिन दूसरा 40 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसने आधे घंटे ही लिया, या दूसरा 40 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसने 1.5 घंटे ले लिया, तीसरा 40 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसने 45 मिनट ले लिया। तो इंटरवल ऑफ टाइम जो है इरेगुलर है, इनइक्वल है, बट डिस्टेंस इक्वल है, या अगर डिस्टेंस इनइक्वल है तो टाइम जो है इक्वल है। तो उस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में हमारा मोशन क्या हो जाएगा बच्चों, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसका भी आप बाकायदा नोट बना लीजिए, जितना भी ये पॉइंट लिखा हुआ है हमने सबकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। यू कैन रेफर द बुक्स आल्सो, क्योंकि डेफिनेशन जब भी लिखेंगे वो बुकिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्योंकि आपकी इंग्लिश हो सकता है कि उतनी स्ट्रांग ना हो। स्ट्रांग होने के बाद भी इवन वी आल्सो डू रेफर द बुकिश लैंग्वेज। ठीक है। तो जब भी डेफिनेशन लिखें ये ध्यान रखना बच्चों कि अपनी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तब ज़रूर आप अपना लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करें, चूँकि आपको यू हैव टू रिप्लाई इन इंग्लिश, सो दैट इंग्लिश शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके। सो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज इंस्ट्रक्शन वही है कि ये पूरा नोट्स लिख करके आप जो है हमें पुटअप कर दीजिएगा, और इसमें अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, और अगर कोई डाउट होता है तो फिर आप यू कैन पुट अप इन द कमेंट बॉक्स, या आप कहेंगे तो फिर जब पूरा लेसन ख़त्म हो जाएगा देन वी विल कंडक्ट अ लाइव क्लास। वहाँ पे आप सबका जो भी डाउट होगा आप जो है उसको डिस्कस करेंगे 1 to 1। क्लियर बच्चों? ओके, बाय बाय।